हेलो स्टूडेंट्स, माधव एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पे बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 यानी कि द सेल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। चलो टाइम ना बिगाड़ते हुए आगे हम ध्यान देते हैं चैप्टर पे। यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो लाइन है इंपॉर्टेंट लाइन, ये ध्यान देनी है, ये वाली लाइन। द आंसर इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ द सेल इन द ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे बेसिक यूनिट है हमारा सेल यानी कि हमारा हीरो। डन। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्पोज्ड ऑफ सेल्स एंड सम आर कॉम्पोज्ड ऑफ द सिंगल सेल कॉल्ड द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो सिंगल सेल से बने होते हैं उसको हम बोलेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और जो मल्टी सेल्युलर से बने होते हैं कॉम्पोज्ड ऑफ द मैनी सेल, इट इज कॉल्ड द मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। वो तो हम लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ते ही आ रहे हैं। आगे बात करेंगे व्हाट इज सेल। याद रखना यहाँ पे एनसीईआरटी कॉर्नर में एनसीईआरटी की हर एक लाइन यहाँ पे रिवाइज होगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। डन। ध्यान दो, व्हाट इज सेल। द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ, याद रखना यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म है आर कैपेबल ऑफ फर्स्ट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि उनका अपना खुद इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का। सेकंड बात करें तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। मतलब उनको भी लाइफ जीने के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं रहना होता, बराबर। वो डिपेंडेबल नहीं होते क्योंकि वो पूरे ही यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से भाई वो भी जो अपनी लाइफ प्रोसेस है एक ही सेल में कर डालते हैं। डन। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर द इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब जो मिनिमम भी जो सेल का स्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए, तब भी जाके वो इंडिपेंडेंट लिविंग थिंग हो सकता है। Hence, the cell is the fundamental structural and the functional unit of all the living organism. याद रखना, cell is the fundamental structure and the functional unit of all the living organisms. फिर हम बात करेंगे यहाँ पे हमारा और एक हीरो आएगा, एंटर होगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। स्वागत किया जाए भाई। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट शो एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। याद रखना, यानी कि जिंदा सेल सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो ये जो हमारा हीरो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन 1831। भाई साल याद रखना हो तो रखना, वरना चलेगा। याद रखना 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस। भाई छोटी छोटी इंफॉर्मेशन भी आपके सामने सेंटेंस बन के आ सकती है, तो याद तो रखना पड़ेगा। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of the cell। मतलब भाई जैसे ही जो माइक्रोस्कोप है वो इवॉल्व होता गया, इसके अंदर इन्वेंशन होते चले गए, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, फिर जो स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल थे वो बाहर आया भाई। डन। यानी कि क्या क्या डिफरेंस है प्लांट सेल में या फिर एनिमल सेल में या फिर प्रोकैरियोट में या फिर यूकैरियोट में, ये सारे यहाँ पे पता चलेंगे, क्योंकि माइक्रोस्कोप इन्वेंशन होने के बाद हम अलग अलग ऑर्गेनलीज को भी सही तरह से समझ पाएंगे, देख पाएंगे, उनका काम क्या है उसके बारे में समझ पाएंगे। आगे बात करेंगे, सेकेंड टॉपिक है हमारा सेल थियरी। क्या है भाई, सेल थियरी। इन 1838, याद रखना भाई, साल याद रखना पड़ेगा। The Matthias Sliden, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all the plants are composed of the different kinds of the cells which forms the tissues of the plant। भाई हमें पता ही है, हमने पढ़ा ही है, सेल से बनता क्या है भाई, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गेन से क्या बनता है, ऑर्गेन सिस्टम से क्या बनता है, वो पूरा जो शरीर बनता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो बस वही बात की है ये माथिस लीडन बाई जर्मन बोटानिस्ट ने। अभी प्लांट सेल में भी काफ़ी सारे तरह के जो सेल्स है वो पाए जाएंगे और वो जो है इकट्ठा होके क्या बनेंगे, टिश्यू। एट अबाउट द सेम टाइम, मतलब लगभग उसी टाइम के आसपास, यानी कि इन्होंने डिस्कवर किया था 1838 में, याद रखना। और जो आगे साल आएगी वो आएगी 1839। क्या है भाई, 1839, देखो यहाँ पे, बराबर। हाँ, स्वान, a British zoologist, studied
the different types of the animals and reported that cells had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane. याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने डिस्कवर किया था? ये स्वान ने। स्वान क्या था? जूलॉजिस्ट था ब्रिटिश का, याद रखना, बराबर। और जूलॉजिस्ट है तो सीधी बात है एनिमल सेल्स के बारे में उसने स्टडी की होगी। और यहाँ पे क्या स्टडी किया, उन्हें क्या डिस्कवर किया है? तो थीन आउटर लेयर पाई गई विच इज नोन एज टूडे अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डन। ही ऑल्सो कंक्लूडेड, मतलब उसने और भी कुछ कहा। क्या कहा? बेस्ड ऑन दी स्टडीज, मतलब उन्होंने जो भी स्टडी की उनके बेसिस पे कहा ऑन द प्लांट्स टिश्यू दैट प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। याद रखना, ये जो है हाईलाइट होना चाहिए भाई। यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल जो है वो किसने सबसे पहले बताया था? तो ये स्वान ने बताया था 1839, जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था उन्होंने ही बताया था। डन। ऑन द बेसिस ऑफ द स्वान प्रपोज्ड द हाइपोथेसिस, याद रखना ये हाइपोथेसिस क्या थी स्वान की? दैट द बॉडीज ऑफ द एनिमल्स एंड द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स। मतलब याद रखना, यहाँ पे स्वान ने बोला है भाई ये अकेला स्वान ही है और कोई नहीं है आसपास। क्या बोला अभी स्वान ने? द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड द प्लांट्स आर composed ऑफ द सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स। याद रखना, स्वान ने क्या बोला है भाई? ये जो बॉडी है प्लांट सेल की वो है क्या भाई? किससे बनी होती है? सेल्स एंड सेल्स के प्रोडक्ट से बनी होती है। सेल एंड सेल की प्रोडक्ट से बनी होती है। भाई कहाँ गया ये कलर, कहाँ गया? हमने अभी जो चूज किया था ये वाला, डन तो किया, हाँ चलो आ गया। डन। आगे बात करते हैं। याद रखना ये स्वान वाला टॉपिक खास याद रखना, बराबर। स्वान ने क्या कहा था? द एनिमल्स एंड द प्लांट सेल्स बॉडीज आर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स। याद रखना, सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स। किसने बोला था? स्वान ने। द स्लीडन एंड स्वान together formulated a cell theory, and this theory however did not explain as how new cells were formed. याद रखना, मतलब ये जो स्लीडन एंड स्वान है उन्होंने भाई टूगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थियरी, मतलब सेल थियरी तो दी उन्होंने, लेकिन वहां पे सेल कैसे नहीं बनेंगे वो डिस्कवर नहीं किया था, वो एक्सप्लेन नहीं किया था। वो एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पिक्चर में आए रुडोल्फ विर्चो। याद रखना, इन 1855 फर्स्ट एग्जामाइन दैट cells divided and the new cells are formed from the pre-existing cells. याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। ये जो सेल्स है वो कहाँ से डिवाइड, वो कहाँ से नए सेल्स आएंगे? तो सेल जब डिवाइड होगा तब न्यू सेल बनेगा। याद रखना, फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स यानी कि जो पहले सेल बने हुए हैं उनमें से सेल डिवीजन होगी और नए सेल्स बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे। और उन्होंने अपनी भाषा में बोला ओमनी सेल्यूला इज सेल्यूला। वाह भाई वाह, क्या शब्द है, ओमनी सेल्यूला इज सेल्यूला, याद रखना पड़ेगा। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ द स्लीडन एंड स्वान। याद रखना, उन्होंने भाई स्लीडन एंड स्वान की जो हाइपोथेसिस है उसको मॉडिफाई की। स्लीडन एंड स्वान ने क्या कहा था? याद रखना, तो स्वान ने बोला था द बॉडीज ऑफ द एनिमल्स एंड द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स। एंड स्लीडन एंड स्वान ने जो भी बोला था कि भी ऑल द लिविंग सेल आर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स, बराबर। ये स्वान ने ही बोला था भाई, ये कुछ गड़बड़ है भाई यहाँ पे, बाबूराव पता करो। चलो देखते हैं हम, कोई बात नहीं। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ द स्लीडन एंड स्वान, मतलब जो भी हाइपोथेसिस दी थी स्लीडन एंड स्वान ने उसको मॉडिफाई किया। गिव द सेल थियरी फाइनल शेप, मतलब फाइनल शेप किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने। याद रखना, ये है हमारा हीरो रुडोल्फ विर्चो। सेल थियरी आर द अंडरस्टूड टुडे एज, मतलब आज हम देखने जाए तो सेल थियरी है क्या? तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर द कंपोज्ड ऑफ द सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स, मतलब जो स्वान ने बोला था कि भाई जो भी सेल है वो कंपोज्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स। बात तो सही है, लेकिन कैसे बनेंगे नए सेल ये बताई रुडोल्फ विर्चो ने। ये लाइन ऐड की, ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। समझ में आया? चलो बात करते हैं यहाँ पे एन ओवरव्यू ऑफ सेल। सेल के बारे में हम ओवरव्यू यहाँ पे लेते हैं। You have earlier observed the cells in the onion peel and or the human cheek cells under the microscope. Let us recollect their structure. The onion cell, which is a typical plant cell, याद रखना, onion cell which is a typical plant cell,
हैज़ द डिस्टिंक्ट सेल वॉल, मतलब उनके पास सेल वॉल है, क्योंकि अभी बताया था किसने, स्वान ने, कि भी प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल एक यूनिक फीचर है, किसी को बताना मत। एज इट्स आउटर बाउंड्री, मतलब सेल वॉल है तो सीधी बात है आउटर बाउंड्री होगी, क्या बात कर रहे हैं भाई, हैं। एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन, मतलब उसके कंप्लीट अंदर आएगा सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चिक हैव द आउटर मेम्ब्रेन एज द delimiting structure of the cells. Inside the each cell, the dense membrane bound structure called a nucleus is present. यूकैरियोट है भाई, न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होगा ही, प्लांट सेल, एनिमल सेल, यूकैरियोटिक सेल, डन। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, विच इन टर्न्स द कंटेंट द जेनेटिक मटेरियल डीएनए, मतलब उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। द सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड द यूकैरियोटिक, अभी तो बोला अभी, जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई है वो है यूकैरियोटिक, और जिसके पास लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक, डन, याद रखना। इन द बोथ द प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल्स द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड द साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल्स, मतलब कोई भी सेल हो, यूकैरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक हो, उसमें भाई मैट्रिक्स तो होगा ही होगा, जिसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, बराबर, याद रखना, ये है हमारा साइटोप्लाज्म, दोनों में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक बोथ। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, मतलब यहाँ पे भी सेलुलर एक्टिविटीज होती है, प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल्स इन द लिविंग स्टेट, मतलब लिविंग स्टेट में सेल को रहने के लिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होंगे, याद रखना। वेरियस केमिकल रिएक्शन कहाँ पे होंगे, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में, कहाँ पे होंगे, साइटोप्लाज्म में, याद रखना, डन। Besides the nucleus, the eukaryotic cells have the other membrane bound distinct structure called organelles, मतलब eukaryotic cell में अदर जो membrane bound structures होते हैं उसको बोलेंगे organelles। लाइक आपको तो काफ़ी सारे नाम पता ही है पहले से, क्योंकि ये तो रिवीजन हो रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स, ये सारे याद रखना मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है। अब अगर आपको मालूम है तो बताओ भाई, उसमें से सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड क्या है, कौन कौन सी ऑर्गेनेली है, और डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन सी ऑर्गेनेली है। अगर नहीं पता तो जुड़े रहिए वीडियो में, आगे आपको पता चल जाएगा। द प्रोकैरियोटिक सेल लेक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में लेक ऑफ सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है, याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल में लेक ऑफ सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है, मतलब यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती नहीं है, डन। आगे बात करें राइबोसोम्स, राइबोसोम्स आर द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज फाउंड इन द ऑल सेल्स बोथ द यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक, मतलब ये जो राइबोसोम है भाई, ये तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और वो पाया जाएगा कहाँ पे, यूकैरियोटिक में भी पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाएगा, डन। आगे याद करो, within the cell the ribosomes are found not only the cytoplasm, मतलब राइबोसोम है ओनली साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाया जाता, बराबर, वहां तो है ही, लेकिन उसके अलावा कहाँ कहाँ पे, तो विद इन द टू ऑर्गेनेली, याद रखना, विद इन मतलब उसके अंदर बात कर रहे हैं भाई, कौन कौन सी, तो क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, बराबर, जो प्लांट्स में और एनिमल्स में दोनों में होता है, ये इसके अंदर पाया जाता है राइबोसोम्स। और सरफेस पे पूछे तो रफ ईआर, मतलब कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस पे होता है भाई राइबोसोम्स, उसके अंदर नहीं होता, याद रखना। और क्या बोलेंगे उसको, याद करो, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एनिमल सेल्स कंटेन द अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड द सेंट्रोसोम, मतलब एनिमल सेल्स के पास और एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलेंगे सेंट्रोसोम। पहला कौन सा था, राइबोसोम, सेकेंड सेंट्रोसोम, लेकिन ये सेंट्रोसोम है ओनली एनिमल्स में ही पाया जाएगा। विच हेल्प्स इन द सेल डिवीजन, याद रखना, सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, याद रखना भाई, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन यहाँ पे क्लियर होगी। द सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल्स 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ है ओनली, याद रखना, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ ही है ओनली, 0.3 माइक्रोमीटर भी बहुत छोटा है भी, माइक्रोमीटर याद रखना, नैनोमीटर में भी उसको कन्वर्ट कर दे तो आंसर अलग आएगा, क्या आएगा कमेंट में बताओ भाई। वाइल द बैक्टीरिया
कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया की साइज कितनी हो सकती है? 3 to 5 माइक्रोमीटर। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। याद रखना, सबसे बड़ा सेल कौन सा है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। अगर ह्यूमन में पूछे ह्यूमन में सबसे बड़ा सेल कौन सा है, तो एग सेल लिख देना। कौन सा सेल भी? एग सेल लिख देता हूं यहाँ पे। अगर ह्यूमन में पूछ दे, ह्यूमन में, अरे भाई क्या हो रहा है, ह्यूमन में अगर पूछ दे लार्जेस्ट सेल, तो लिख लेना भाई एग सेल। और ह्यूमन में सबसे छोटा सेल पूछ दे अगर, तो क्या आएगा? स्मॉल सेल पूछ दे तो आएगा स्पर्म। क्या आएगा भाई? स्पर्म, याद रखना। लॉन्गेस्ट सेल पूछ ले तो आएगा हमारा नर्वस सेल, याद रखना। डन। आगे बात कर रहे हैं, अमोंग द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स हैव अबाउट द 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। याद रखना भाई, 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। रेडियस बना के भी पूछ सकता है। याद रखना भाई, यहाँ पे ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज अबाउट 7 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। द नर्वस सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स। द सेल्स ऑल्सो वेरी इन ग्रेटली इन शेप। मतलब नर्वस सेल जो है सबसे बड़ा सेल होता है, हमने अभी बोला ना। हाँ, दे मे बी डिस्क लाइक, पोलिगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इवन द इरेगुलर स्ट्रक्चर। मतलब सेल के भी बहुत सारे शेप होते हैं, याद नहीं रखना भी। डिस्क, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर स्ट्रक्चर सिर्फ पढ़ लेने का। द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। डन। मतलब सेल का फंक्शन के अकॉर्डिंगली उसका साइज और शेप चेंज होता रहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, एक भी डायग्राम हमें छोड़ना नहीं है। आरबीसी कौन सा शेप है? राउंड एंड बाई कॉनकेव। अमीबा का शेप है वाइट ब्लड सेल में, किसके पास है? वाइट ब्लड सेल के पास। कॉल्यूमुलर एपिथेलियल सेल्स जो है वो लॉन्ग एंड नैरो होते हैं, जबकि ये जो हमारा नर्व सेल्स होते हैं पूरा ब्रांच एंड लॉन्ग होता है भाई, सबसे बड़ा सबसे लंबा सेल होता है। फिर ये ट्रेकिया जो है वो इलोंगेटेड होते हैं। वो कहाँ पे पाई जाती है? बताओ भाई, क्वेश्चन मार्क। कहाँ पे पाई जाती है ये ट्रेकिया? मेसोफाइल सेल्स राउंड एंड ऑल्वियल है, ये कहाँ पे पाया जाता है? बताइए सबको, है ना। प्लांट्स में कौन से ऑर्गन में? मतलब लीफ पे पाया जाता है। समझ में आया? हाँ कि ना? चलो डन, बढ़ते हैं आगे। तो फिर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल? द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया आएगा, उसमें ब्लू ग्रीन algae आएगा, माइकोप्लाज्मा आएगा एंड उसका ही सबसे छोटा स्वरूप यानी कि प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। याद रखना, ये जो पीपीएलओ और कुछ नहीं, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा एंड ये सबसे छोटा होता है भाई, बराबर याद रखना। ब्लू ग्रीन algae दूसरा नाम क्या है? वैसे तो देखे जाए तो यहाँ पे पीछे आएगा algae, लेकिन ये algae नहीं भी, ये बैक्टीरिया, इसको नाम देंगे हम साइनोबैक्टीरिया। ये जो साइनोबैक्टीरिया है वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। मतलब ये आया था हमारे चैप्टर नंबर 2 में, यू बैक्टीरिया वाले टॉपिक में। अगर याद हो तो कमेंट में यस लिख देना। दे आर द जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स। मतलब ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं। ये सेंटेंस याद रखना होगा, नीट में सेंटेंस के रूप में आ सकता है। दे मे वेरी ग्रेटली इन साइज एंड शेप। मतलब वो साइज एंड शेप में ग्रेटली अलग अलग हो सकते हैं। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया। मतलब बेसिक शेप कौन कौन से बैक्टीरिया का? बेसिलस यानी कि रोड लाइक स्ट्रक्चर, बराबर ऐसा हो सकता है। सॉरी ये, अरे ऐसा भी हो सकता है। कोकस यानी कि स्फेरिकल, मतलब राउंड शेप। समझ में आ रहा है? राउंड शेप स्पेरिंग हो सकता है। फिर विब्रियो यानी कि कोमा शेप, ऐसा, अरे ऐसा शेप भी हो सकता है। फिर स्पाइरलम यानी कि स्पाइरल स्ट्रक्चर, ऐसा टू ऐसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है बैक्टीरिया का। आज स्पाइरुलिना आएगा ना, याद रखना। The organisms on the prokaryotic cells is the fundamentally similar even though the prokaryotes exhibit a wide variety of shape and functions. याद रखना पड़ेगा। डन। आगे बात करेंगे
प्रोकैरियोट्स जो चल रहा है टॉपिक वही आगे कंटिन्यू करते हैं. ऑल द प्रोकैरियोट्स हैव द सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट द माइकोप्लाज्मा. मतलब माइकोप्लाज्मा में भी एनिमल सेल की तरह सेल वॉल एब्सेंट है. मोस्ट टाइम पी लाइन याद रखना, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट. बराबर. तो ये जाने दो क्या हो रहा है ये पता नहीं आज. चलो डन. सेल वॉल एब्सेंट है माइकोप्लाज्मा में. बाकी सारा बैक्टीरिया में सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है. आगे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल्स द साइटोप्लाज्म. मतलब हमने आगे भी देखा था प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल दोनों में साइटोप्लाज्म होते हैं. देयर इज अ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. प्रो यानी कि नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. आगे भी हमने देखा था. द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड यानी कि खुला होता है, उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन होता है नहीं. नो एनवेलोप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. मतलब कि भाई कोई न्यूक्लियस के आसपास कोई न्यूक्लियस ही नहीं होता अभी प्रॉपर, इसीलिए तो उसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं. इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम और द सर्कुलर डीएनए. मतलब यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम भी हो सकता है. एडिशन टू द जेनेटिक मटेरियल याद रखना, एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए सर्कुलर भी हो सकता है और सिंगल क्रोमोसोम भी हो सकता है. द मेनी बैक्टीरिया हैव द स्मॉल सर्कुलर डीएनए. उसको हम बोलेंगे प्लाज्मिड. क्या बोलेंगे भाई? प्लाज्मिड. याद रखना, ये रहा प्लाज्मिड. The plasmid's DNA confers the certain unique phenotypic characters to such bacteria. One such character is resistance to the antibiotics. याद रखना, प्लाज्मिड चैप्टर नंबर जो बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, वहाँ पे भी ये सेम टू सेम लाइन है 12th में. बराबर. प्लाज्मिड का काम क्या है? प्लाज्मिड का काम है फिनोटाइपिक कैरेक्टर बैक्टीरिया को देना, यानी कि इट इज रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक्स. हम जब बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक देंगे, अगर वो सर्वाइव कर लेता है मतलब उसके अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट है, जिसके अंदर रेजिस्टेंस डीएनए प्रेजेंट है. वो आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 स्टैंडर्ड 12 में. इन द हायर क्लासेज यू विल लर्न द प्लाज्मिड डीएनए यूज्ड टू मॉनिटर द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद द फॉरेन डीएनए. मतलब प्लाज्मिड जो है फॉरेन डीएनए ट्रांसफर में भी हेल्प करता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन द यूकैरियोट्स. ये तो आगे भी देखा था भाई, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं. नो ऑर्गेनेल्स लाइक वन इन द यूकैरियोट्स आर फाउंड इन द प्रोकैरियोट सेल्स एक्सेप्ट द राइबोसोम्स. मतलब याद रखना, राइबोसोम्स के सिवा कोई ऑर्गेनली प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में सेम नहीं होती. राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होता है. प्रोकैरियोट्स हैव अ समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ द इंक्लूजन्स, अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड द मेसोजोम्स. मतलब मेसोजोम्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? बैक्टीरिया में. इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोकैरियोट्स. मतलब मेसोजोम्स है वो, इट इज़ द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोकैरियोट्स है. मेसोजोम्स क्या है यहाँ पे देखेंगे हम आगे. दे आर इसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. यहाँ पे देख लो. आगे हमने क्या पढ़ा था? बैक्टीरिया का साइज पढ़ा था अगर याद हो तो. ये रहा 3 to 5 वाला. बराबर. और यहाँ पे टिपिकल बैक्टीरिया का साइज दिया है भाई, याद रखना. टिपिकल बैक्टीरिया का जो साइज दिया है 1 to 2 माइक्रोमीटर है. यहाँ पे टिपिकल यू बैक्टीरिया का साइज भी दिया है 10 to 20 माइक्रोमीटर. पीपीएलओ सबसे छोटा सेल 0.1 माइक्रोमीटर. बराबर. सही से कर लेता हूँ भी सभी. टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर. वायरस का साइज कितना होगा भाई? एमसीक्यू में आ सकता है 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर है भाई. 10 to 20 माइक्रोमीटर किसका है? टिपिकल यूकैरियोटिक सेल. सबका याद रखना पड़ेगा. फिर से एक बार देखो आगे क्या है. बैक्टीरिया का साइज कितना है? ये वाला 3 to 5. फिर यहाँ पे देखो टिपिकल यूकैरियोटिक बैक्टीरिया 10 to 20, टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2, पीपीएलओ 0.1 एंड वायरस का पूछे तो 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर. डन. आगे हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर लेके आता हूँ मैं भाई. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.